नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को 6 से 8 महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश भी दिए हैं। इससे पहले 17 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SNV भाटी की पीठ ने CBI और ED की ओर से पेश उनके वकील अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू को सुनने के बाद सिसोदिया को 2 अलग अलग जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय दोनों द्वारा जांच की जा रही उत्पाद नीति मामलों में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने अदालत को बताया कि ये मुकदमे में 9 से 12 महीने के भीतर समाप्त हो सकता है। मामले में 249 गवाहों और हजारों दस्तावेज पेश किए गए हैं। बता दें कि सिसोदिया को 26 फरवरी को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए CBI ने गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में ही है। ED ने तिहाड़ जेल में 9 मार्च को उनसे पूछताछ के बाद CBI को FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। गौरतलब है कि इस मामले में विपक्षी दल भाजपा और दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बीच जमकर सियासी बयानबाजी होती रहती है। अगली खबर, आंध्र प्रदेश में विजयम नगर में 2 यात्री ट्रेन के बीच टक्कर में मरने वालों की संख्या अब 14 हो गई है, जबकि 50 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। विशाखापट्टनम पलासा यात्री ट्रेन के 4 डिब्बे रविवार को कोटवालसा में कांटा कंपली जंक्शन के पास विशाखापट्टनम रायगढ़ यात्री ट्रेन जाकर टकरा जाने के बाद पटरी से उतर गई थी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह दुर्घटना ईस्ट कोस्ट रेल जोन के वोल्टेयर डिवीजन के विजयनगरम कोथवाला रेलवे सेक्शन के अलमादा और कट्टापल्ली के बीच करीब शाम 7 बजे हुई है। दुर्घटना तब हुई जब विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन सिग्नल का इंतजार करते समय सिग्नल को पार कर विशाखापट्टनम पलसा पैसेंजर ट्रेन के पीछे से टकरा गई। पटरी से उतरे 2 डिब्बे बगल की पटरी पर एक मालगाड़ी पर गिर गए। टक्कर से प्रभावित डिब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घायलों को विजयनगरम और विशाखापट्टनम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य अभी भी जारी है। मरने वालों की संख्या और अभी बढ़ सकती है। विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के सिग्नल ओवरशूटिंग के कारण टक्कर हुई है। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना का संभावित कारण मानवीय भूल है। स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने बचाव और राहत अभियान चलाया है। दुर्घटना स्थल पर अंधेरा था, जिससे बचाव कार्य मुश्किल हो गया है। अगली खबर, समाजवादी पार्टी आज से समाजवादी PTA यात्रा निकाल रही है। यात्रा सोमवार को लखनऊ से शुरू होगी। इसके बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी जाएगी। इस यात्रा की शुरुआत पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव साइकिल चलाकर करेंगे। समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी PTA यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। अखिलेश इस यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसमें वे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ये यात्रा शुरू कर अपनी यात्रा जनेश्वर मिश्र पार्क पर खत्म करेंगे। इस यात्रा में उनके साथ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं साइकिल चलाते हुए दिखेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव अपने सरकार के दौरान बनाई गई तमाम प्रोजेक्ट्स से होते हुए यात्रा जनेश्वर पार्क तक ले जाएंगे। अखिलेश की ये यात्रा इन 7 मुद्दों पर पूरे देश में उठाएगी, जो कि मुद्दे हैं सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना, प्रत्येक स्तर पर अनुपातिक हिस्सेदारी, सामाजिक आर्थिक विषमता, राजनीतिक ताकत के लिए आजम खां पर लगे झूठे मुकदमों के विरोध में और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया तकरीबन 6 महीनों से PDA का जिक्र कर रहे हैं। इस PDA से उनसे मायने हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम। अखिलेश यादव अपने अलग अलग संबोधन में कह चुके हैं कि वे PDA को उनका अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आज पहली बार सपा से यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका नाम समाजवादी PDA यात्रा दिया गया है। अगली खबर, विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि अगर भारत दूसरे देशों पर असर डालने वाले आतंकवाद को गंभीर नहीं मानता तो उसका कोई विश्वसनीयता नहीं होती। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल हमास के बीच युद्ध चल रहा है। भारत ने इजराइल के संघर्ष विराम पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से खुद को अलग कर लिया है। भारत ने आतंकी हमलों के लिए हमास की निंदा नहीं की। जयशंकर ने कहा कि हम आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हैं क्योंकि हम आतंकवाद के बड़े पीड़ित हैं।
हमारी कोई विश्वसनीयता नहीं होगी अगर हम ये न कहें कि जब आतंकवाद हम पर प्रभाव डालता है तो ये गंभीर है और जब ये किसी अन्य के साथ होता है तो ये गंभीर नहीं है। हमें एक सतत स्थिति बनाए रखने की जरूरत है। तो वहीं एस जयशंकर ने कतर में मौत की सजा पाने वाले 8 भारतीयों के परिवार वालों से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि नौसेना के 8 पूर्व कर्मी लंबे समय से कतर की जेल में बंद हैं। हाल ही में कतर की एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा भी सुनाई है। जयशंकर ने पूर्व नौसैनिकों के परिवार से मुलाकात के दौरान कहा कि उनकी सरकार भारतीयों को वापस लाने की हर संभव कोशिश कर रही है। विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि आज सुबह ही कतर में 8 बंद भारतवासियों के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि सरकार इस मामले में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। हम उनके परिवार की चिंता और दर्द साझा करते हैं। जयशंकर ने आगे कहा कि हमने स्पष्ट किया है कि सरकार उन्हें छुड़ाने के लिए सब कुछ कर रही है। हम इस मामले में परिवारों से संपर्क में रहना जारी रखेंगे। कतर की तरफ से जब तक उन पर लगे आरोपों का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ने दावा हुआ है कि उन लोगों को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। अगली खबर केरल के कोच्चि जिले के कलामसेरी में एक कन्वेंशन सेंटर में रविवार हुए धमाके की जांच में जुटी एनआईए ने केरल पुलिस को शक है कि इसके पीछे आतंकवादी संगठन हो सकता है। फिलहाल हमले की जिम्मेदारी लेने वाले डोमिनिक मार्टिन के बयान की तस्दीक एनआईए और केरल पुलिस कर रही है। अभी तक पूछताछ में डोमिनिक मार्टिन ने यह नहीं बताया है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल आईईडी और विस्फोटक कहां से हासिल किया था। इस सवाल का भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला है कि आईईडी से बम बनाना कहां से सीखा। एनआईए और केरल पुलिस की टीम कन्वेंशन सेंटर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। जांच एजेंसियों को शक है कि धमाकों में मार्टिन की मदद कुछ और लोगों ने भी की है। सवाल यहां धमाकों की टाइमिंग को लेकर भी है, क्योंकि शुक्रवार को ही केरल की हमास के समर्थन में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, जिससे हमास के स्पोक्सपर्सन ने लोगों को संबोधित किया था। जांच एजेंसियों को एक शक है कि कन्वेंशन सेंटर में इजराइल के समर्थन के पास हुए रेजोल्यूशन के चलते आतंकी संगठन इन सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया है। ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक के नमूनों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। एनआईए की टीम अब पीएफआई कनेक्शन के एंगल को भी तफ्तीश कर रही है, क्योंकि संगठन पर प्रतिबंध लगाने के बाद पीएफआई किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के फिराक में थी। उधर केरल के मुख्यमंत्री ने कोच्चि के बम धमाके में आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। बैठक सुबह 10 बजे शुरू हो गई थी। अगली खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सोमवार को चुनावी बॉन्ड मुद्दे पर केंद्र पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है कि वह अपारदर्शी तरीके से बड़े कॉर्पोरेट से धन जुटाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह उत्तर डिजिटल लेन देन से माध्यम से छोटे दानदाताओं से पारदर्शी क्राउड फंडिंग होगी। एक्स पर एक पोस्ट में चिदम्बरम ने कहा कि चुनावी बॉन्ड मामले की सुनवाई की पूर्व संध्या पर भाजपा ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। भाजपा अपारदर्शी, गुप्त और षड्यंत्रकारी तरीके से बड़े कॉर्पोरेट से धन जुटाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसका उत्तर रिकॉर्ड करने योग्य डिजिटल लेन देन के माध्यम से छोटे दानदाताओं से पारदर्शी क्राउड फंडिंग है। देखते हैं कौन जीतता है, बड़े कॉर्पोरेट या छोटे नागरिक जो एक राजनीतिक दल में योगदान देने के लिए गर्व महसूस करते हैं। उनकी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की संरक्षक को अधिसूचित करने के बाद आई है, जो चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। अगली खबर, कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कुछ खुलासे किए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों को खारिज किया, लेकिन यह माना है कि उन्होंने अपनी लोकसभा की आईडी का लॉगिन पासवर्ड बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के साथ शेयर किया था। महुआ मोइत्रा ने यह भी कबूल किया है कि उन्होंने हीरानंदानी से कुछ गिफ्ट्स लिए थे। एक इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने बताया कि हीरानंदानी ने उन्हें कुछ गिफ्ट्स दिए थे, जिसमें एक स्कार्फ, लिपस्टिक, मेकअप और मुंबई जाने के लिए एक कार और ड्राइवर शामिल है। उन्होंने बताया कि मेकअप का सामान हीरानंदानी ने दुबई की ड्यूटी फ्री स्टोर से लिए थे। इसके अलावा बंगले के रेनोवेशन के लिए पैसे लेने के आरोप का महुआ मोइत्रा ने खारिज करते हुए कहा कि जो सरकारी बंगला आवंटित किया गया था वह पुराना सा था। इस वजह से उन्होंने बंगले को रीडिजाइन कराने के लिए हीरानंदानी से आर्किटेक्ट बुलाने के लिए पूछा था। महुआ मोइत्रा ने कहा कि उनका बंगला CPWD के डिजाइन का है, निजी कंपनी के बंगले के हाथ तक नहीं लगाया है। महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी को लोकसभा आईडी लॉगिन पासवर्ड देने के आरोप पर कहा कि उन्होंने लॉगिन आईडी पासवर्ड जरूर दिया था, लेकिन सवालों को सबमिट करने के लिए OTP जरूर होती है जो उनके फोन पर आता है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि संसद में सवाल करने के 2 तरीके होते हैं कि एक हाथ से सवाल लिखकर साइन कर सबमिट कर दो। साल 2019 से सवाल सबमिट करने की ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।